Class 7, this is video number 7 of chapter 1 history. Chapter name is tracing changes through 1,000 years. सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे पूरी सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकली अगर हम बात करें या सोशली बात करें, क्योंकि हमने देखा था कि एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, लोगों का जो हैबिटेट था वो चेंज हो गया था, जो जाति थी यानी सब कास्ट जो थी वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही थी, और लोगों का जो स्टेटस था वो भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन डिसाइड किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। आगे जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले वो है रीजन एंड एम्पायर्स, यानी रीजन एम्पायर्स की बात हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो कि इन 1000 सालों में डेवलप हुए थे। इन 1000 सालों में क्या हुए थे? डेवलप हुए थे। जो डिफरेंट रीजन्स या फिर डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 और मुगल्स इन चैप्टर 4 encompassed many regions. A Sanskrit Pratishtis, see chapter 2 for example of a Pratishti praising the Delhi Sultanate. Ghiyasuddin Balban 1266-1887 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east and to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India. सो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के नाम गिवन है, यानी कि कुछ डायनेस्टीज के नाम गिवन है। चोलाज हो गया, तुगलक्स हो गया, मुगल्स हो गए, ये कुछ डायनेस्टीज के नाम है। तो ये सब आप आगे जो इस बुक में जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे। तो इन सब के बारे में आप आगे की चैप्टर्स में पढ़ोगे, जैसे चैप्टर 2, 3 एंड 4 में। और यहाँ पे संस्कृत प्रतिष्ठी के बारे में लिखा हुआ है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि संस्कृत प्रतिष्ठी क्या होती है या फिर प्रतिष्ठी क्या होती है। देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिष्ठी कहते हैं। ये एक काइंड ऑफ बुक टाइप में हुआ करती थी, जो कि पहले पेपर्स पे नहीं लिखी जाती थी, किसी आयरन प्लेट या किसी चीज़ पे लिखी जाती थी, जो कि रूलर्स द्वारा लिखवाई जाती थी। क्योंकि रूलर्स जो हुआ करते थे वो अपने बारे में नई नई चीज़ें या फिर जो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लिखवाना चाहते थे, ताकि लोगों को पता चले उनके बारे में। चाहे इन प्रतिष्ठीज में ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो चाहे ट्रू हो, यानी कि सच हो या नहीं हो, लेकिन जो रूलर्स हुआ करते थे अपने आप को एक तरह से बहुत ही वॉरियर के रूप में या फिर बहुत ही अच्छे एक तरह से इंसान के रूप में क्या दिखाना चाहते थे कि हम कितने अच्छे हैं। तो ये क्या होती है, इनको प्रतिष्ठीस बोलते हैं। ये आप इस जो चैप्टर 2 है इसमें आप पढ़ोगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। सो इसी तरह से ये जो एक प्रतिष्ठीज है, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो दिल्ली सल्तनत में ग्यासुद्दीन बलबन थे, यानी कि जो एक दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे ग्यासुद्दीन बलबन, उन्होंने अपने आप को यानी कि काफ़ी अच्छे से अपने आप को एज अ रूलर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन करवाया है लोगों द्वारा। लोगों यानी कि जो पोएट्स हुआ करते थे, जो राइटर्स हुआ करते थे, वो इन रूलर्स के बारे में लिखा करते थे। तो उनके बारे में इस तरह से लिखा गया है कि जो उनका एम्पायर था, यानी कि जो उनका राज्य था, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अगर हम बंगाल की बात करें, यानी कि बंगाल से लेकर ईस्ट में जो बंगाल है वहां से लेकर अफगानिस्तान यानी इन वेस्ट, वहां तक इनका राज्य फैला हुआ था, जो कि एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया भी इनका राज्य का एक हिस्सा था। मैं आपको मैप की हेल्प से समझाती हूँ इस बात को। देखिए, ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में बताया गया है, एक प्रतिष्ठी है, यानी कि एक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखा है ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में, जिसमें ये चीज़ लिखी गई है, एक्सप्लेन किया गया है कि उनका राज्य कितना बड़ा था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये आपका बंगाल वाला एरिया हो गया, यानी कि यहाँ एरिया, इस एरिया से लेकर ये पूरा एरिया, ये अफगानिस्तान तक का, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया है ये, प्लस यहाँ से थोड़ा सा साउथ इंडिया का जो पार्ट है, यानी कि ये एरिया किसके अंडर आया करता था? ग्यासुद्दीन बलबन के अंडर आया करता था। यानी कि इनका जो राज्य था इतना ज्यादा फैला हुआ था। और हमें इसके बारे में कैसे पता चला? हमें पता चला प्रतिष्ठी से, यानी कि जो अभी मैंने आपको एक बुक काइंड ऑफ दिखाई थी, जो कि रूलर्स द्वारा बनवाई जाती थी, जो उनके राइटर्स हुआ करते थे उनके बारे में उन प्रतिष्ठीज में लिखा करते थे। सो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, Gowda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies. Historians regarded these as
और ये जितने भी रीजन्स थे, यानी कि इन रीजन्स के जितने भी राजा वगैरह थे, इन लोगों ने क्या किया था, एक तरह से अपनी आर्मीज यानी कि अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो यहाँ पे यानी कि जो गयासुद्दीन बलबन है या दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो उनका इतना ज़्यादा एक तरह से एम्पायर फैला हुआ था कि इन सारे रीजन्स के अंदर जो आर्मीज या फिर जो राज्य हुआ करते थे उन्होंने एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया था, घुटने टेक दिए थे। देन हिस्टोरियंस रिगार्डेड दीज एज exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent. तो यहाँ पे historians बता रहे हैं कि ये जो रूलर्स हुआ करते थे वो इन क्लेम्स को इतना जो बात हमने देखी कि इस एरिया तक जो रूलर था ये इतना ज़्यादा राज्य में इनका रूल था, इतने बड़े एरिया में ये रूल किया करते थे। तो इस तरह से जो रूलर्स हुआ करते थे ये अपनी प्रतिष्ठिस में अपने आप को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्यों लिखा करते थे कि इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि जो भी रूलर्स ने अपने बारे में इतना डिटेल में बताया है वो इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया है। और सेम उसी टाइम पे वो ये समझने की कोशिश किया करते थे कि वो रूलर्स के जो हुआ करते थे वो हर चीज़ में अपने आप को एक तरह से, जो रूलर्स हुआ करते थे वो हर चीज़ में ये क्यों कहते थे कि ये चीज़ मैंने जीती है, तो ये सब, और इस राज्य पे मेरा कंट्रोल था, इस पार्ट पे मेरा कंट्रोल था। तो रूलर्स, तो जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि रूलर्स हर चीज़ में ऐसा क्यों कहते हैं कि ये पार्ट मेरा था, ये पार्ट मेरा था, मैंने इस राज्य पे जीत हासिल की, इस तरह की चीज़ों के बारे में। या फिर जो हमारे रूलर्स थे उनको हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ाकर बात करने की क्यों आदत थी, इन सब चीज़ों को हमारे जो हिस्टोरियंस है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो आगे यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल गिवन है लैंग्वेज और रीजन से रिलेटेड, इसको हम पढ़ लेते हैं। In 1318, the poet अमीर खुसरो noted that there was, यानी कि अमीर खुसरो एक पोएट था, बहुत ही अच्छा पोएट था अपने टाइम में। तो इन्होंने एक चीज़ को नोट किया, उन्होंने देखा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव समुद्री इन साउदर्न कर्नाटका, यानी कि हर रीजन के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि हर स्टेट की अगर हम बात करें तो हर स्टेट में एक नई लैंग्वेज देखने को मिल रही है। जैसे कि ये जो लैंग्वेजेस थी सिंधी, लाहौरी, देव समुद्री, ये कहाँ पे देखने को मिल रही थी आपको, साउदर्न कर्नाटका में। तेलंगानी की अगर हम बात करें वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, उस टाइम पे देखने को मिलती थी। और गुजारी की बात करें तो गुजरात में देखने को मिलती थी। मबारी की बात करें तमिलनाडु में, गौरी की बात करें बंगाल में। इस तरह से अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिंदवाई और इन द एरिया ऑफ दिल्ली। तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज जो थी अलग अलग रीजन में देखने को मिलती थी। सो अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट in contrast to these languages there was a Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. तो इन सारी लैंग्वेज के अलावा भी इन्होंने देखा अमीर खुसरो ने कि एक और लैंग्वेज है जो जिसका नाम है संस्कृत, जो कि बहुत ही जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती। यहाँ पे हमने देखा यहाँ जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो किसी ना किसी रीजन से बिलोंग करी थी, किसी एरिया से बिलोंग करी थी। लेकिन जो संस्कृत थी वो किसी एरिया से या किसी रीजन से बिलोंग नहीं कर रही थी। और ये जो लैंग्वेज थी ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी, यानी कि बहुत ही पुरानी लैंग्वेज थी, और जो कि कॉमन पीपल द्वारा यूज़ नहीं की जाती थी। और कॉमन पीपल को इस लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था, जो कि किसके द्वारा यूज़ की जाती थी, सिर्फ ब्राह्मण्स के द्वारा यूज़ की जाती थी। अगर हम अपने हिंदू इतिहास के बारे में पढ़े तो हम उसमें जान पाएंगे कि जो संस्कृत है वो सबसे पुरानी भाषा है, और जो संस्कृत हुआ करती थी वो ब्राह्मण द्वारा ही यूज की जाती थी, और जो कॉमन लोग हुआ करते थे वो संस्कृत को ज्यादा यूज नहीं करते थे, क्योंकि एक तरह से कॉपीराइट आप समझ सकते हो। पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में हम बात करें अगर, तो उस टाइम पे जो संस्कृत हुआ करती थी एक तरह से ब्राह्मण लैंग्वेज ही हुआ करती थी, उनके अलावा किसी और को सिखाई भी नहीं जाती थी। सो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।